मकरान जो शब्द है ना, ये माका से बना है, ठीक, माका से। और मकरान एक क्या है, ये भाई अर्धशुष्कीय क्षेत्र है, ये अर्धशुष्कीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ की जो जो भूमि है ना, यहाँ की जो जमीन है वो क्या है, अर्ध रेतीली है, मतलब थोड़ी रेतीली, और वहां पर आंशिक रूप से आपको रेगिस्तान देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या है वहां पर रेगिस्तान देखने को हमें मिलता है, और इतनी आबादी क्षेत्र वहां पर नहीं है। वहां के जो लोग हैं इधर उधर के इलाकों में, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ये हो गया यहाँ पर ग्वादर है, पाकिस्तान का जो जिला है ग्वादर, ऐसे क्षेत्रों में जाकर यहाँ पर बस गए लोग इनके। ठीक है, या कुछ यहाँ बलूचिस्तान आ गए, कुछ यहाँ अफगानिस्तान में, लेकिन जो एरिया है ना ये शुष्क है। शर्मा आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर यूपी आरओ एआरओ एवं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें मैं पढ़ाने का जो तरीका है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और उसमें से आपको बहुत सारे जो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स या तथ्य होते हैं उनको आपको एक एक करके समझाता हूँ। इससे फायदा ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पिछली तैयारी, यानी कि जो आपका रिवीजन है वो होता रहता है। ठीक है, और मुझे लगता है एक क्वेश्चन से कई प्रकार के अतिरिक्त नए क्वेश्चनों का जैसे हम बनाते हैं तो उसको करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो होने वाला है ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा पिछली क्लास में क्या हुआ था, शिशुनाग वंश को हटाकर और मगध का जो साम्राज्य की बागडोर थी वो किसने संभाल ली थी, ऊपर आ गए थे फिर नंद। ठीक है, नंद वंशों का साम्राज्य वहां पर शासन स्थापित हो गया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो जैसे कि मैंने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें लिख लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था। आपके पास ऑप्शन है साइरस द्वितीय, दारा प्रथम, कैम्बिसीज सेकंड, स्काई लैक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो, इसमें हम क्या करेंगे, साइरस प्रथम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जहां एक और मगध पर भारतीय राजाओं द्वारा अपना साम्राज्य को स्थापना की होड़ मची हुई थी, उसी समय ईरान में भी यह सिलसिला जारी था। ठीक है, कैसा, अपना साम्राज्य का विस्तार करना और अपना शासन स्थापित करना। ठीक है भाई, तो ईरान जो कि फारस कहलाता था पहले, ईरान का प्राचीन नाम क्या था भाई, फारस। ठीक है, तो ईरान में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था हकमनी। ठीक है, या कहीं कहीं इसको हाकमनी भी बोलते हैं। हकमनी साम्राज्य आया अस्तित्व में, और हकमनी साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो कौन था भाई, वो था साइरस द्वितीय। कौन था, साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड। ठीक है, इसने क्या किया था, 558 ईसा पूर्व, लगभग 558 ईसा पूर्व में ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने, साइरस द्वितीय ने। ठीक है, और ये एक महत्वाकांक्षी शासक था बहुत ही। इसकी इच्छा थी कि भारत पर आक्रमण करने की, लेकिन यह इसमें असफल रहा और केवल भारत का जो सिंध प्रांत था, ठीक है, पहले क्या था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या था, दोनों भारत के हिस्से थे। ठीक है, तो सिंध जो कि कहां पर, ये पाकिस्तान पड़ता है, और सिंध तक इसने, सिंध के पश्चिमी क्षेत्र तक
सिंध के पश्चिमी क्षेत्र तक इसने अपना राज्य विजित कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। हकमनी साम्राज्य की जो बागडोर संभालता है वो इसका पुत्र था। कौन? ये कैम्बिसीज द्वितीय। ठीक है, कैम्बिसीज सेकंड जो था ये क्या था? ये पुत्र था किसका? साइरस द्वितीय का। ठीक है भाई, इसका शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ क्योंकि यह परस्पर पूरी उम्र अपना गृह युद्ध में उलझा रहा। इसके शासन में गृह युद्ध छिड़ गए थे तो ये अपना गृह युद्ध में ही अपना उसमें लीन रहा और ये भारत तक अपना साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जो राजा हुआ ये सबसे महत्वाकांक्षी राजा था। ठीक है, और इसी ने आगे चलकर हकमनी साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, दारा प्रथम जिसका नाम डेरियस भी कहा जाता है। क्या है? डेरियस। डेरियस भी इसी का नाम था। ठीक है भाई, डेरियस सेकंड आ जाता है। डेरियस किसका? दारा प्रथम। इसका एक और नाम था दरिये बाहु। दरिये बाहु ये भी किसका? दारा प्रथम का नाम था। ठीक है भाई, अब इसने क्या किया भाई? ये इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला कौन था? वो था दारा प्रथम। क्वेश्चन आ जाए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी शासक, सबसे पहला विदेशी शासक कौन था? दारा प्रथम या डेरियस द्वितीय। और ये कौन थे भाई? ईरानी। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि सबसे पहले किन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया? तो आप क्या बोलेंगे? ईरानियों ने। सबसे पहले किसने किया आक्रमण? ईरानियों ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्काइलैक्स की। ये स्काइलैक्स कौन था? ये इसका सेनापति था। किसका? दारा प्रथम का या डेरियस का। डेरियस का सेनापति कौन था भाई? ये क्या था? ये था सेनापति किसका? दारा प्रथम का। ठीक है, तो इसने अपनी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि निभाई इसमें, इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी स्काइलैक्स की कि इसने ना उस समय जल मार्ग की खोज की थी भारत आने के लिए। और ये इसने क्या किया? ये मकरान तट और अरब समुद्री जो इलाके थे वहां पर इसने आगे आने वाले रास्ते की इसने खोज की। ठीक है, किस किसकी की थी भाई? मकरान तट की और अरब की। ठीक है, मकरान तट। अच्छा, मकरान तट कहां पड़ता है ये? ठीक है भाई, अगर बात की जाए मकरान तट की तो देखिए, जैसे ये इंडिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? भारत हो गया। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके यहां पर क्या है? यहां तक ये क्या है भाई? ये पाकिस्तान और यहां तक ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, उस समय का जो भाग था ये भारत के हिस्से थे। ठीक है, और यहां से यहां तक ऐसे ये जो देश जुड़ा हुआ है ना, ये था भाई ईरान यानी कि फारस। ठीक है, कौन था ये? ईरान। और यहां तक आगे चलकर अफ्रीकी देश, यहां पर पड़ता है एक देश ओमान। ठीक है, क्या पड़ता है? ओमान। और ये है ना जो ये इसका भाग ऐसा निकला हुआ है और यहां तक का जो एरिया है ये बोला जाता है ओमान की खाड़ी। है ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहां से लेके और यहां तक, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है
ये क्या है भाई, ये है मकरान तट, मकरान है ये। और जो इसका समुद्री इलाका है इसको तट यानी कि मकरान तट बोला जाता है। ठीक है, ये क्या था, मकरान तट। और यहाँ पर क्या आई, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये फारस की खाड़ी है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या क्षेत्र था, ये था मकरान तट। यानी कि यहाँ पर क्या पड़ता है, बलूचिस्तान, यानी कि सिंध और बलूचिस्तान का जो दक्षिणी भाग है। ठीक है, बलूचिस्तान के दक्षिणी भाग में से लेकर और ईरान तक, ईरान से लेकर और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसके दक्षिणी भाग तक क्या पड़ता है, मकरान पड़ता है। और मकरान, मकरान का जो अर्थ होता है, मकरान का अर्थ क्या है भाई, मकरान का अर्थ होता है मछलियां, मछलियां पकड़ने वाला। ठीक है, मछलियां पकड़ने वाला। मकरान जो शब्द है ना, ये माका से बना है। ठीक, माका से। और मकरान एक क्या है, ये भाई अर्धशुष्कीय क्षेत्र है। ये अर्धशुष्कीय क्षेत्र यानी कि यहाँ की जो जो भूमि है ना, यहाँ की जो जमीन है वो क्या है, अर्ध रेतीली है, मतलब थोड़ी रेतीली। और वहां पर आंशिक रूप से आपको रेगिस्तान देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या है वहां पर रेगिस्तान देखने को हमें मिलता है। और इतनी आबादी क्षेत्र वहां पर नहीं है। वहां के जो लोग हैं इधर उधर के इलाकों में, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ये हो गया यहाँ पर ग्वादर है, पाकिस्तान का जो जिला है ग्वादर, ऐसे क्षेत्रों में जाकर यहाँ पर बस गए लोग इनके। ठीक है, या कुछ यहाँ बलूचिस्तान आ गए, कुछ यहाँ अफगानिस्तान में, लेकिन जो एरिया है ना ये शुष्क है। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी भूमि है और ये ऐसी पड़ी है। लेकिन ये जो इलाका है, ठीक है, प्राकृतिक तौर से बहुत ही काफी अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मछलियां सबसे ज्यादा उत्पादन और मछलियां यहाँ से पकड़ी जाती है। ठीक है, और मकरान मकरान की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल मछलियों पर निर्भर रही है आज तक। ठीक है, किस पे, मछलियों पर वो निर्भर रही है। ठीक है भाई, तो मकरान। और यहाँ नीचे क्या था भाई, और ये जो है ना, ये इधर का एरिया यहाँ पर अरब सागर लग जाता है, अरब सागर। ठीक है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के यहाँ। तो जो ये था ना स्काईलैक्स, इसने खोज की थी किसकी भाई, अरब सागर की और मकरान की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पर हकमनी या ईरानी ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर हकमनी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। आपके पास ऑप्शन है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि का प्रचार। बी ऑप्शन है आपका ईरानियों ईरानियों की अरमाइक लिपि, ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार। सी आपका अभिलेख अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हुई। और बी है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए भाई,
सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है भारत पर हकमनी ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है खरोष्टी लिपि का प्रचार, ए ऑप्शन, बी आपका ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार, सी है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हुई, और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये खरोष्टी लिपि है ना, खरोष्टी लिपि, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। खरोष्टी जो लिपि है वो एक व्यक्ति था खरोष्ट, उसके नाम पर पड़ी थी सबसे पहले तो। इसका जो परिचय है वो अज्ञात है अभी। ठीक है, तो ये इसके नाम पे पड़ी थी, और इसका जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था। खरोष्टी लिपि उद्भव में कहां से आई थी भाई, खरोष्टी लिपि का उद्भव कहां हुआ था, ये होता उत्तरी पाकिस्तान के इलाके में, उत्तरी पाकिस्तान। ठीक है, जो अभी फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान है ना, पहले तो भारत कैसा था, तो ये इसकी स्थापना कहां हुई थी, वहां पर हुई थी भाई। ठीक है, कहां पर हुई थी, उत्तरी पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। और जब ईरानियों का आक्रमण हुआ था ना, ठीक है, तो ये इस लिपि का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था भारत में। ठीक है, खरोष्टी लिपि, देखो खरोष्टी लिपि ना हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। उस टाइम पे क्या थी, एक तो ब्राह्मी लिपि थी और एक खरोष्टी, क्योंकि अशोक के जो ज्यादातर जो स्तंभलेख शिलालेख जो इसके थे ना, वो भी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें से दो उसके अभिलेख प्रसिद्ध है। एक तो शाहबाजगढ़ी का, ध्यान देना दोस्तों, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, और एक मानेसर मानसेरा मानसेरा अभिलेख। ये दो अभिलेख ना इसके, ये दोनों किसमें है, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, तो ये भी अशोक के भी दो अभिलेख हैं खरोष्टी लिपि में जो लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि का दूसरा जो नाम है वो है इसका इंडो बैक्टीरियन लिपि। क्या भाई, इंडो बैक्टीरियन लिपि। खरोष्टी लिपि को इंडो बैक्टीरियन लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरियन, बैक्टीरिया जो है ना, ये बल्क क्षेत्र है, एक बल्क, इसको बोलते हैं बल्क। ठीक है, बल्क या बैक्टीरिया, ये कहां पर पड़ता है, वैसे तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, फिलहाल कहां पर पड़ता है, बल्क अफगानिस्तान में। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियन। ठीक है, तो इसी के सम्मेलन से इसको इंडो बैक्टीरियन नाम दिया गया है। वस्तुतः जो इसकी खोज बताई जाती है वो उत्तरी पाकिस्तान का जो इलाका था। ठीक है, हमें ये ज्ञात नहीं है उस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान वैसे तो भारत का हिस्सा था उस समय। ठीक है, तो ये उधर ही उत्तरी पाकिस्तान का जो इलाका था, इसका एक्चुअल जो लोकेशन है वहां पर ये नहीं दिखेगी भाई, ये यहाँ पर इसकी खोज हुई थी, किसकी, खरोष्टी लिपि की। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर भारत का, पश्चिम उत्तर भारत में ये बनती थी। ठीक है, तो पहले तो हो गई खरोष्टी लिपि का प्रसार, ठीक है, ये भी सही है। फिर हो गई ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार। ठीक है, अरमाइक लिपि जो थी, अरमाइक लिपि, इसमें ईरानियों का, ईरानी जो थे ना वो अरमाइक लिपि का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, तो भारत में भी वो अरमाइक लिपि को लेकर आए। ठीक है, ये इनकी लिपि थी। और तीसरा था भाई अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हुई। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख ये होता है किसी ठोस चीज, किसी भी ठोस वस्तु, ईंट पत्थर या कोई धातु, ठीक है, उस पर किसी वस्तु से उसको कुरेद कर कुछ लिख देना। ठीक है, या कुरेदने का हिंदी में अर्थ होगा यानी कि उत्कीर्ण करके उसको, ठीक है, उस पर कुछ अक्षर लिख देना, उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है भाई, तो उसको अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हुई थी, वो भी ईरानियों के आगमन के समय। जब आपको पता है फिर मौर्य साम्राज्य में अशोक जो हुए, अशोक महान, उन्होंने उनके जो स्तंभ लेख है ना, वो शिलालेख या अभिलेख जो मिलते हैं, ठीक है, वो भी इसी से जुड़े हुए हैं। तभी से ये अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू हुई जो अशोक ने भी लिखवाई थी होंगी। और बी ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी, तो इसमें है सही, तो ये तीनों इसमें सही है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण किसने किया? आपके पास ऑप्शन है सिकंदर, बी है फिलिप, सी है भाई पोरस, और डी है आम्बी। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण किसने किया? अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण किसने किया? आपके पास ऑप्शन है सिकंदर, फिलिप, पोरस और आम्बी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। वो तो पहले क्या था, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। और सेकंड में प्रथम यूनानी आक्रमण की बात की जाए, ठीक है, यूनानी मतलब यूनान किसको बोलते थे? ग्रीस को बोलते थे, ग्रीस। ठीक है, ये एक यूरोपीय कंट्री है। तो सिकंदर की बात कर लेते हैं भाई। सिकंदर कौन था? सिकंदर जो है, सिकंदर के पिता ये थे फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। ठीक है, सिकंदर का जन्म कहां पर हुआ था भाई? ये कहां पर हुआ था? मकदूनिया में हुआ था। ठीक है, और इसको दूसरा नाम बोल देते हैं मैसिडोनिया। दूसरा नाम क्या है इसका? मैसिडोनिया जो कंट्री है, ये छोटा सा एक कंट्री है। ठीक है, ये दक्षिणी मध्य यूरोप के बाल्कन द्वीप पर ये स्थित है। क्या लिखेंगे? बाल्कन द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, और इसके जो दक्षिण में है ना, वो क्या है? ये ग्रीस यानी कि यूनान है। ठीक है, और ये जो है ना मैसिडोनिया, ये यूकोस्लाविया का ये भाग था पहले, यूकोस्लाविया। ठीक है भाई, ये एक संघ था 6 देशों का। ठीक है, यूकोस्लाविया में जैसे सर्बिया भी इसमें आता था। ठीक है, मैसिडोनिया भी इसमें आता था, ये मकदूनिया। ठीक है भाई, और नीचे और भी कई देश थे। ठीक है, वे सब इसमें आते थे यूकोस्लाविया में। तो हुआ क्या, ये एक छोटा सा यहाँ पर कंट्री है, इसके पूर्व में सर्बिया है यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण में ये ग्रीस है, और यहाँ पर और भी कई कंट्री है इसकी। तो ये मैसिडोनिया यहाँ पर एक छोटा सा क्या था? ये द्वीप था, देश था। यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे भाई? फिलिप द्वितीय। अब जो मैसिडोनिया है ना, मैसिडोनिया, अब इसका जो वर्तमान में नाम है वो है उत्तरी मैसिडोनिया। पहले नाम क्या था इसका? केवल मैसिडोनिया। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए इस चीज का कि सन 2018 में मैसिडोनिया ने अपना नाम परिवर्तित करके नॉर्थ मैसिडोनिया कर लिया, क्योंकि इस पर यूनान के साथ इसकी अक्सर युद्ध चलता रहता था जमीनी सीमा को लेकर। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे? अभी ये हो गया उत्तरी मैसिडोनिया, इसने अपना नाम चेंज किया, केवल यूनान के साथ इसकी जो लड़ाई थी 2018 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। तो इसके जो पिता थे फिलिप द्वितीय, वे मकदूनिया के वहां के शासक थे। ठीक है, और ये 359 ईसा पूर्व में यहाँ के शासक थे। उसके बाद 329 ईसा पूर्व में
इसके पिता की भाई कर दी गई हत्या, फिलिप द्वितीय की, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद सिकंदर ही मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया का ही शासक बना था। सिकंदर को ही द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, ठीक है भाई। ग्रेट अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है? ये सिकंदर को ही कहा जाता है। और सिकंदर सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, ठीक है। क्या नाम था भाई? अरस्तु। सिकंदर के ये गुरु थे। और अरस्तु क्या थे? ये एक यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी, ये एक यूनानी दार्शनिक थे यानी कि एक फिलोसफर थे। तो इन्होंने ही सिकंदर को राजनीति और युद्ध कला, ठीक है, नैतिकता और दर्शन शास्त्र में इसने इनको पारंगत किया, ठीक है। इसको इसकी शिक्षा दी किसने? अरस्तु ने। किसको? सिकंदर को, ठीक है भाई। अच्छा, अरस्तु की अगर बात की जाए, अरस्तु कौन थे? ये एथेंस में पैदा हुए थे, एथेंस में पैदा हुए थे, बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए। इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था भाई? प्लेटो, ठीक है। ये भी एथेंस से ही थे, यानी कि ये सब यूनानी थे, ठीक है भाई। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? प्लेटो। कहीं कहीं प्लूटो आता है, प्लेटो या प्लूटो दोनों एक ही से हैं, ठीक है। तो ये भी क्या थे? ये भी प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। अब और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वे थे सुकरात। आपने सुकरात के बारे में तो सुना ही होगा, सोक्रेटिस, ठीक है। सुकरात सुकरात भी एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, ये भी सबसे पहले, ठीक है। और इनको युवाओं को पथ भ्रष्ट करने के कारण इनको क्या किया था? मृत्युदंड दे दिया गया था सरकार द्वारा, यूनान द्वारा। मृत्युदंड के रूप में सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया था, जिससे इनके अनुयायी और जो इनके जो शिष्य थे वो भी इनके साथ गिरफ्तार किए गए थे और ये सब जेल में थे उस समय सुकरात के। तो इनके जो शिष्य थे उन्होंने जेल से भाग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया सुकरात के लिए, लेकिन सुकरात ने तब इनको मना कर दिया। और क्योंकि एक दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी भाषा में बोला था उन्हें कि भाई आत्मा तो अचर अमर है, ठीक है, शरीर जो है वो नश्वर है, तो अब इस शरीर का मुझे कुछ नहीं करना, जहां तक चल सकता था चल लिया, अब मुझे ये शरीर छोड़कर जाना ही होगा। तब इन्होंने हंसते हंसते अपना जहर का जो प्याला था वो पी लिया था। उससे पहले इन्होंने कहा था कि भाई केवल मेरे लिए इतना कर देना कि जब मैं नींद्रा में सो जाऊं तो मेरे ऊपर एक चादर उड़ा देना। और इन्होंने वहां से भागने से बिल्कुल मना कर दिया था, तब ये मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो सुकरात के बारे में कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है। अच्छा, ना तो सुकरात ने जो है ना, सुकरात ने अपनी कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी, ठीक है। केवल सुकरात ऐसे थे भाई इनकी कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। सुकरात एक इतने महान दार्शनिक हुआ करते थे कि इनकी फिलॉसफी में अगर बात की जाए तो इनका ये कहना था कि लोग ये बोलते थे कि भाई मेरा जो दार्शनिक क्षेत्र में जो पहला कदम था वो मेरी अज्ञानता का था, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब भी ये था कि वो लोग बहुत कम जानते हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, तो ये अपने आप को अज्ञानी कहलवाना पसंद करते थे सुकरात, ठीक है। चलिए भाई, तो इनके जो गुरु थे किसके? सिकंदर के, वो कौन थे? अरस्तु थे। अब सिकंदर ने 20 साल की अवस्था में ना, सिकंदर ने 20 साल की आयु में गद्दी प्राप्त कर ली थी। कोई 20 साल की अवस्था में ये गद्दी पर बैठ गया था। तब इसने अपनी तब इसने ना दुनिया को जीतने का अपना प्रयास शुरू कर दिया। और ये 20 साल की अवस्था से ही लड़ाई और युद्धों में लीन रहने लगा। इसने सबसे पहले तुर्की को जीता, ठीक है, तुर्की, फिर इसके बाद सर्बिया, ठीक है। इन सबको
ये जीतता हुआ फिर कहां पर पहुंचे? इराक। इराक को भी जीत लिया इसने। उसके बाद इसने फिर ईरान पर हमला करा। तो तुर्की से जीतता हुआ ये सर्बिया, इराक और ईरान तक आ पहुंचा। ईरान तक आने के बाद अब इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। क्यों? इसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य क्या था वैसे अगर बात की जाए तो देखिए, जो अरस्तु थे और अन्य यूनानी जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने अपनी पुस्तकों में ये लिखा था कि भारत जो है ना बहुत ही धन धान्य वाली भूमि है। ठीक है, यानी कि धन और संपत्ति, वैभव और संपत्ति किसके पास था? भारत के पास। तो पहले भी जो विदेशी शासकों का जो आक्रमण हुआ था ना भारत में, उनका जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले जाना था। ऐसा ही सबसे पहले किसका? सिकंदर का भी यही रहा भाई। ठीक है, सिकंदर ने पढ़ा था कि भाई वहां पर भी धन दौलत सबसे ज्यादा है, तो ये चलाया अब भारत की ओर। ठीक है भाई, तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया सिंध पर। किस पर? सिंध पर। और इसने सिंध पर आक्रमण करने के बाद यहां पर एक नगर बसाया जिसका नाम इसने रख दिया सिकंदरिया। ठीक है, सिकंदरिया। इसके घोड़े का नाम जो था, बात की जाए, वो था बेकौफेला। ठीक है भाई, बेकौफेला इसके घोड़े का नाम था। और इसका जल सेनापति था जिसका नाम नियारकस था। ठीक है, एक इसका स्थल मार्ग का सेनापति था, उसका नाम था क्रेटेरस। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले इसने सिकंदर की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये कहां से होता था? ये इसने हिंदुकुश पर्वत पार किया था, हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, ये कहां पर है भाई? ये हिमालय का एक भाग है जो मध्य हिमालय में, मध्य एशिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिणी मध्य एशिया में ये फैला हुआ है। तो हिंदुकुश पर्वत के बीच में, हिंदुकुश पर्वत के बीच में, जब मान लिया बात है हिंदुकुश पर्वत है ऐसे। ठीक है, तो ये जो बीच का रास्ता होता है ना, इसको बोलते हैं भाई दर्रा। आपने पढ़ा होगा दर्रा, कराकोरम दर्रा। ठीक है, जैसे भारत चीन के बीच। अच्छा, यहां पर जो एक पड़ता था वो पड़ता था, इसका नाम था खैबर दर्रा। क्या नाम था? खैबर दर्रा। और ये पाकिस्तान में पड़ता है अब फिलहाल। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई पाकिस्तान में। तो सिकंदर जो आया वो इस दर्रे को पार करता हुआ उसने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, भारत में इसने प्रवेश किया। उस समय तक्षशिला का एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तक्षशिला का एक राजा हुआ करता था। तक्षशिला कहाँ थी? ये पुरुषपुर में पड़ती थी। पुरुषपुर, पुरुषपुर का जो अब नाम है वो है पेशावर। पेशावर कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। 16 जनपदों में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ का एक कौन था? यहाँ का राजा था एक आम्बी नाम था उसका। तो आम्बी ने सिकंदर से युद्ध लड़ने से पहले उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई मेरे तो बस की है नहीं। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तब सिकंदर फिर आगे बढ़ा। ठीक है भाई, और उसने अब वो आगे बढ़ता है, कौन? सिकंदर। और आगे बढ़ने के बाद एक ना अश्वक, एक अश्वक साम्राज्य था। अश्वक साम्राज्य जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोनों की सीमा पर पड़ता था, बीच में पड़ता हो कहीं भी। तो ये वैसे जो लोग थे यहाँ के, कबीलिया जनजाति थी, ये अफगानिस्तान के थे और ये यहाँ से यहाँ पर आकर बस गए थे, इसकी सीमा पर दो। तब जो सिकंदर था वो लड़ता लड़ता जैसे आ रहा था ना,
अच्छा, इसने सबसे पहले पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण क्यों किया था भाई? जैसे बात की जाए, सिकंदर ने सबसे पहले पश्चिम उत्तर भारत पर ही आक्रमण क्यों किया था? यानी कि ये होता है पश्चिम उत्तर भारत, ये जैसा भारत हो गया ना, तो ये पश्चिम उत्तर भारत, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो पश्चिम उत्तर भारत के नाम से बोला जाता है। तो उसने सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था भाई? इसका रीजन पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है क्योंकि पूर्वी भारत में तो क्या था, मगध साम्राज्य, और मगध ने उस समय क्या कौशल से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और बिहार उड़ीसा बंगाल तक इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो पूर्वी भारत तो पूरी तरह सुरक्षित था, ठीक है। दक्षिण की तरफ कोई जान सकता है कि यहाँ पर समुद्र था उस समय, तो आने का रास्ता जो था वो केवल यहीं पर था, हिंदू कुश पर्वत से खैबर दर्रा की ओर आते हुए, ठीक है। और यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे गांधार, गांधार कंबोज, गांधार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। आप ये मत सोचना कि गांधार अफगानिस्तान में, नहीं, अफगानिस्तान में पड़ता है कंधार। क्या पड़ता है? कंधार। कंधार अफगानिस्तान में है। और गांधार जो था ना, गांधार, गांधार पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। जहाँ की राजकुमारी थी गांधारी, जो महाभारत काल में धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ठीक है। और गांधार राजी ये पुत्री थी शकुनी की बहन, शकुनी मामा की बहन थी गांधारी, ठीक है। तो गांधार कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है भाई। तो गांधार, कंबोज, तक्षशिला आदि जो इलाके थे, जैसा पंजाब हो गया, ठीक है, मद्र, उसको पहले बोलते थे मद्र राज्य, तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी एक दूसरे को जीतने के लिए। तो राज्य कोई भी संगठित नहीं था, ठीक है। सिकंदर को एक एक करके सबको जीतना आसान हो गया। अगर ये संगठित होता, यहाँ पर कोई राजा इन पर आक्रमण करके एक संगठित एक राज्य का निर्माण करता, तब यहाँ से विदेशों का आक्रमण संभवतः रुक जाता। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई राजा था, सब अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे, ठीक है भाई। तो सिकंदर ने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद इसने सिकंदरिया यहाँ पर बसा दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ता हुआ ये पहुंचता है अशोक, ठीक है भाई, ये पहुंचता है अशोक राज्य में। अशोक में कहा जाता है, अशोक में ना, मतलब जो पुरुष थे उन्होंने सिकंदर से पूरा मतलब लड़वा लिया, अच्छी तरह से युद्ध किया उन्होंने, बहुत ही बहादुरी के साथ वे लड़े। तब सिकंदर ने वहां के सभी पुरुषों को का नरसंहार इसने कर दिया, सबको इसने मार दिया। उसके बावजूद इसकी एक लोकप्रिय कथा है कि अशोक साम्राज्य में जितने भी जो पुरुष मरे थे, उनकी पत्नियां यानी कि जो स्त्रियां थी, सबने हथियार उठा लिए और सिकंदर का डटकर सामना किया। तो सिकंदर ने भाई सभी स्त्रियों को मौत के घाट सुला दिया इसने, ठीक है। उनको सभी को इसने मृत्युदंड दिया। जितनी स्त्रियां जितनी थी, महिलाएं थी, उनको इसने मार दिया और फिर ये आगे बढ़ा। तो अब ये यहाँ पर आता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ये ना, ये क्या हो गई? झेलम नदी हो गई, ठीक है। फिर यहां से एक निकलती है ये चिनाब नदी, ठीक है भाई, चिनाब नदी। उसके बाद फिर रावी नदी है, ये चिनाब में मिलती है फिर यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर एक यहाँ पर व्यास नदी है, जो वो रावी में मिल जाती है। और ये सारी नदियों की संयुक्त जलधारा मिलकर यहाँ पर ये सिंधु नदी का निर्माण करती है। आगे सिंधु नदी इसमें बहती है, ठीक है। तो झेलम और चिनाब के बीच का जो भाग था, ठीक है, यहाँ पर जब ये पहुंचा तो इसका युद्ध हुआ भाई पोरस के साथ, ठीक है। ये पंजाब का शासक था, ध्यान रखना। पोरस कहाँ का शासक था? ये पंजाब का शासक था पोरस। पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ, लेकिन पोरस हारा नहीं, ना ही पोरस ने आत्मसमर्पण किया। इसने डटकर बहादुर के साथ ये लड़ा सिकंदर के साथ, ठीक है। तब आखिरकार लेकिन सिकंदर ने इसको हरा दिया। फिर भी पोरस की बहादुरी से
प्रभावित होकर सिकंदर ने इसका जो राज्य था उसको वो वापस कर दिया और पोरस को अपने साथ कर लिया। ठीक है, ऐसे इसने आम्बिकोस का राज्य दे दिया था, ऐसे इसने फिर पोरस को दे दिया। तब यह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब इससे आगे पहुंचा और ये व्यास नदी के किनारे पहुंच गया, यहां पर आकर इसकी सेना ने हथियार डाल दिए। इसकी सेना ने इस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि सिकंदर का लक्ष्य था भारत के पूर्वी ओर जाना। सिकंदर की सेना वर्षों से लड़ती लड़ती 10 वर्षों से चली थी, लड़ती हुई 10 वर्षों से लगातार लड़ रही थी और ये थक गई थी। भारत की जो गर्म आबो हवा थी उससे इन्होंने, गर्म आबो हवा यानी कि गर्म जलवायु थी, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और ये कहाँ पे थी, ठंडे इलाकों के थे। तो ये वहां पर आकर बीमार हो गई। कौन, इसके सैनिक। और व्यास नदी को पार करने से इन्होंने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि अब आगे जाने वाली नहीं है। तब सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा था कि मैं निष्ठावान और कायरतापूर्ण हृदय में क्या एक नई उमंग भरना चाहता हूं। ठीक है, वह मतलब बहुत ही दुखी हो गया सिकंदर कि जो मैं आज तक किसी के सामने नहीं हारा, अपने सैनिकों के सामने हारना पड़ रहा है। उसके बाद इसके जो सैनिक थे उनको ये भी पता था, ये भी मालूम हो गया था कि भाई गंगा नदी के तट पर बहुत एक विशाल सेना है जिससे सामना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यहां तक कि यूनानी इतिहासकार एरियन एरियन थे, एक यूनानी इतिहासकार थे एरियन, उनका ये भी मानना था कि भारत के जो सैनिक थे वो अन्य जनों की अपेक्षा युद्ध कला में श्रेष्ठ थे। और सिकंदर को भी इस चीज का आभास हो गया था कि भारतीय सैनिकों से मुकाबला करना एक टेढ़ी खीर होगी। लेकिन उसके बाद व्यास नदी से ही इसने लौटना उचित समझा। क्यों? क्योंकि मगध पर जो है ना नंद वंश का शासन था भाई, और नंद की जो सेना थी ना काफी विशाल थी, बहुत बड़ी सेना। तो इसने फिर क्या किया, ये वापस हो गया अपनी सेना के साथ। कुछ तो सैनिक इसके वहीं पर मर गए थे क्योंकि वो इसकी जलवायु उन्हें सूट नहीं आई। तब इसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसने जाते समय झेलम नदी के तट पर 2 नगर बसाए। एक का नाम इसने रखा बेकौफेला, बेकौफेला जो इसके घोड़े का नाम था, अपने घोड़े के नाम पर इसने ये नगर बसाया। ठीक, और दूसरा इसने रखा भाई निकैया विजयनगर। ठीक है, निकैया। तो 2 नगर इसने बसाए और फिर चलते वक्त इसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक सेना तो हो गई नियारकस के साथ, ठीक है, नियारकस के साथ, नियारकस जो इसका जल सेनापति था। तो दूसरी जो सेना थी वो क्रेटरस के नेतृत्व में वो स्थल मार्ग से होती हुई अपना लौट गई। ठीक है, क्रेटरस के साथ ये होते हुए इसकी सेना लौट गई। और इसने जो युद्ध किया था ना वो भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना, वो 326 ईसा पूर्व में किया था। अगर बात आ जाए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया तो आप क्या बोलेंगे, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और फिर 322 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, अपने देश वापस लौट गया था और लौटते समय अपना जो विजित प्रदेश था अपने 3 गवर्नरों को ही बांट कर चला गया था। यहाँ पर इसके 3 गवर्नर का इसका शासन स्थापित हो गया था। अच्छा, अब इसमें बात आती है फिलिप। फिलिप इसका एक सेनापति का भी नाम था, एक और सेनापति था फिलिप द्वितीय के पिता का नाम था, और फिलिप ये जो था ना इसके एक सैनिक का भी नाम था, सेनापति का। पोरस मैंने आपको बता दिया ये पंजाब का शासक था। ठीक है, और पोरस के साथ जो इसकी झेलम का जो युद्ध हुआ था, हाँ उसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। ठीक है, इसको दूसरा नाम बोल जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध, हाइडे स्पीज का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लेना इसको,
सिकंदर का पोरस के साथ हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? आप बोलेंगे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्वीर का युद्ध। हम भी मैंने आपको बताया था तक्षशिला का राजा था जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये सिकंदर। भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण करने वाला कौन था भाई? सिकंदर। चलिए, तो भाई इसका तो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भारत में गांधार गांधार कला का विकास किसकी देन है? भारत में गांधार शैली कौन लाए थे भाई? ईरानियों को, बी है आपका यूनानियों, सी है आपका भारत, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारत में गांधार कला का विकास किसकी देन है? भारत में ना जैसे दो कला थी, एक तो मथुरा शैली थी, एक गांधार शैली। ठीक है, इनमें मंदिर कला शैली भी होती थी। ठीक है, तो कुल मिला के बात की जाए, भारत में गांधार कला का जो विकास है वो किसकी देन था भाई? ईरानियों का था क्या ये? नहीं, ईरान के समय में तो क्या होता, खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था अच्छी तरह भारत में, और इनकी जो ये अरमाइक लिपि लेकर आए थे, ये तो इनकी तो लिपि थी। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो यूनानी है। सिकंदर के समय ही भारत में गांधार कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये है आज की केवल 4 प्रश्न, और 4 प्रश्नों में ही टोटल ये चैप्टर आपका आज का खत्म हो गया है। कौन सा? ईरान एवं मकदूनियाई आक्रमण। इसके बाद जो अगला हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वो होगा मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, मैंने इसमें संयुक्त क्लास इसलिए नहीं करी है, वरना इसको ज्वाइन कर देता इसी में ही, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी हो जाती। ठीक है भाई, उसका हम अलग से ही बनाएंगे।